थे हमने। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बेटे, जिसको हम उर्दू में कह देते हैं सांस लेना, सांस लेने का अमल। अब सांस लेने का अमल जो है इसमें होता क्या है? देयर इज़ इनटेक ऑफ एयर, हवा को बेटे अंदर लेके जाया जाता है, एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर, और हवा को बाहर खारिज किया जाता है। अब हवा को अंदर ले जाने का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाया जाता है, हवा को बाहर खारिज करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। अब बेटे ब्रीदिंग जो है वो हम पढ़ चुके, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये एक अब ये दो तरह के रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, दो तरह के मैकेनिकल प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, इनटेक एंड एक्सपेलिंग आउट। जो इनटेक है बेटे उसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा इसी का नाम इनहेलेशन। इनहेल करना तो सुना होगा आपने, अब वहीं से है इनहेलेशन, हवा अंदर लेके जाने का प्रोसेस। दूसरा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन से मुराद हवा को बाहर निकालना। एक्सहेलेशन हवा को जिस्म से बाहर निकालना। अब अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें, हमने कहा ये मैकेनिकल प्रोसेस है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस होता कैसे है, हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे। इंस्पायरेशन हवा को अंदर लेके जाने का प्रोसेस। चंद चेंजेस आती हैं बेटे हमारे चेस्ट कैविटी में, जिसकी वजह से हवा अंदर जाती है। अब वो चेंजेस क्या क्या हैं? हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन के नतीजे में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देती है इंटरकॉस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन का। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये रिब्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के साथ जुड़े हुए ना, ये इसके साथ फॉर एग्जांपल मसल है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये रिब ऊपर उठेगी, ये रिब्स क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। रिब्स आर एलिवेटेड। रिब्स क्या होंगी बेटे? ऊपर उठ जाएंगी। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर एलिवेटेड। अब यहाँ पर हमारी एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करने वाला मस्कुलर ऑर्गन डायाफ्राम। डायाफ्राम डोम शेप है, गुंबद नुमा है। वो जितना गुंबद नुमा होगा उतना हमारी चेस्ट कैविटी पर प्रेशर बढ़ाएगा, जितना वो कम गुंबद नुमा होगा उतना हमारी चेस्ट कैविटी पे प्रेशर कम होगा। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम क्या होगा बेटे? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल बिकम लेस डोम शेप, ये कम गुंबद नुमा हो जाएगा। रिब्स ऊपर उठ गई, डायाफ्राम नीचे चला गया, चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस।
चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ने से अब लंग्स तो उतने ही थे, उनके ऊपर प्रेशर क्या हुआ, ये सारी चीजें लोअर द प्रेशर ऑन द लंग्स, फेफड़ों पर प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब चूंकि प्रेशर कम है तो उसमें मौजूद हवा जो है उस पर भी तो दबाव कम हो गया, उस पर भी तो प्रेशर कम हो गया बनिस्बत बाहर की हवा के। अब जब हवा का असूल है, गैसेस का असूल है, दे रश फ्रॉम देयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब इस एयर प्रेशर कम होने की वजह से लंग्स पे, चेस्ट कैविटी में हवा का प्रेशर जिस्म से बाहर ज़्यादा है, तो हवा किधर से किधर रश करेगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। एयर रशेज फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स, बाहर से हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होगी। ये इनहेलेशन का प्रोसेस हो गया। रिपीट कर लेते इससे बेटे। रेस्पिरेटरी सेंटर से जब मैसेज गया, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, रिब्स आर एलिवेटेड, वो ऊपर उठ जाएंगी। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम लेस डोम शेप्ड। अब इन दोनों चीज़ों ने एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी क्या किया, बढ़ा दिया। अब जब एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी बढ़ गया तो लंग्स पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका मतलब एयर प्रेशर जो है लंग्स में वो भी कम हो गया, तो हवा किधर से किधर जाएगी, फ्रॉम आउटसाइड इनटू द। अब एक्सपायरेशन, बिल्कुल यही प्रोसेस होंगे लेकिन रिवर्स होंगे। लेकिन क्या होंगे, रिवर्स होंगे। इधर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। अब ये तो मुश्किल नहीं रहा बेटे, इंटरकोस्टल मसल्स जब ये रिलैक्स होंगे, रिब्स क्या होंगी, अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंचेंगी। रिब्स कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम रिलैक्स होगा। यहां पे डायफ्राम क्या हो रहा था, डायफ्राम रिलैक्स, और फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। फिर से क्या, कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अच्छा जी। इससे क्या होगा, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी उसमें इंक्रीज हुआ था, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, प्रेशर ऑन लंग्स। अब इन सारे अवामल की वजह से लंग्स पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया। प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस। अब क्या होगा, हवा का दबाव, हवा का प्रेशर चेस्ट कैविटी में, लंग्स में बढ़ गया बनिस्बत, तो एयर रशेज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। हवा जो है वो जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाएगी। ये है हमारा एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग का प्रोसेस। मुश्किल तो नहीं। इसमें लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देना ताकि वो फूल सकें,
इसमें लंग्स पर प्रेशर बढ़ाना ताकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और उसमें मौजूद हवा जो है वो बाहर खारिज की जा सके। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपने पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। अच्छा जी, जो ब्रीदिंग रेट है एक आम बंदे में, जैसे अब हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, 16 से 20 दफ़ा होता है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। सांस लेने की रफ्तार बेटे कितनी है? 16 से 20 पर मिनट। एक मिनट में हम 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। लेकिन हम कोई भाग दौड़ वाला काम करें, एक स्प्रिंट लगा ले वहाँ तक आधे किलोमीटर की, अब क्या होगा? सांस लेने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी हार्ड जॉब, कितना होगा? 30 से 40 पर मिनट। एक मिनट में 30 से 40 दफ़ा सांस आएगा। अब ये ऐसा क्यों है? सांस की रफ्तार क्यों बढ़ जाती है? एनीवन? जी अब्दुल्ला। शाबाश। हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो गए, इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एटीपी ज़्यादा चाहिए। एटीपी कौन बना के दे रहा था? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी। अब वो ऑक्सीजन जो है उस ज़्यादा रेस्पिरेशन को मीट करने के लिए ज़्यादा चाहिए, वो कौन फराहम कर रहा था? लंग्स। और अब उतनी तेज़ी के साथ हमारे फेफड़े हवा अंदर भी लेके जाएंगे, बाहर भी खारिज करेंगे, मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा ताकि हमारे मसल्स की नीड को, ऑक्सीजन की ज़रूरत को हमारे जिस्म में पूरा किया जा सके। शाबाश बेटे, बैठो। अच्छा जी, अब जो हमारी इंस्पायर्ड एयर होती है जो हम अंदर लेके जाते हैं, और एक्सपायर्ड एयर जो होती है, उसमें दो कंसंट्रेशंस का फ़र्क पड़ता है सिर्फ। नाइट्रोजन हवा में मौजूद है, वो हम जितनी सांस में लेके गए उतनी खारिज कर देनी, वो तो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरी शय वाटर कंटेंट्स, वेपर्स। इन तीन चीज़ों की फ़र्क पड़ता है कंसंट्रेशंस पर। जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार 21%, मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हवा हम जिस्म से खारिज करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार 16% रह जाती है। जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं, साफ़ हवा की बात करें, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.04% होती है। लेकिन जो हम जिस्म से बाहर खारिज कर रहे हैं, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 4% होती है। जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसमें मॉइस्चर जो है, जो पानी जो है, वो वेरिएबल होता है। मतलब अगर बारिश हुई है तो वो हवा में नमी होगी, ज़्यादा पानी मौजूद होगा, ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा, लेकिन जब हम वो हवा, खुश्क है, धूप पड़ रही है, तो तब जो है वो सूखी होगी हवा, पानी की मिकदार कम होगी, तो तब जो है वो पानी की कंटेंट्स उसमें कुछ और होंगे। लेकिन जब हम खारिज करेंगे तो हम सैचुरेटेड एयर जो है वो खारिज करेंगे, मतलब उसमें नमी मौजूद होगी। मास्क लगाया और साथ आप ग्लासेस लगा लो, वो धुंध सी नहीं बन जाती दोनों तरफ, तो वो कहाँ से आ रही है? वो जो सांस हम खारिज करें, मास्क आपको थोड़ी देर बाद गीला महसूस होना शुरू हो जाता है, तो वो जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो बेटे टेम्परेचर जो है, जो हम बाहर से हवा लेके जा रहे हैं, उसका कुछ भी हो, सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम हवा खारिज करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो तब वो
ऑलमोस्ट इक्वल टू आवर बॉडी टेम्परेचर होती है, तब वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर होती है, तब उसमें कोई ख़ास चेंज मतलब तब जो है वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक खारिज होगा। सर्दियों में फूंके मारते हैं हाथ गर्म करने के लिए, जब बाइक वगैरह चला के आएँ या वैसे, क्या मतलब सुकून मिल रहा होता है ना। तो बाहर 10 डिग्री है, वो 37 डिग्री वाला हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। गर्मियों के दिनों में पसीना सुखाने के लिए फूंके मारी जाती हैं, लेकिन वो एक और वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है कि जब वो पसीना सूखता है तो वो ठंडक पैदा करता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक रखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछो।